हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SS स्टडी 2.0 पर। और पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपका जो अगला टॉपिक होगा वो हिंदी भाषा का विकास है। और हिंदी भाषा का विकास कहते हैं, हम ये कहते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आज पिछले वीडियो में मैंने हिंदी शब्द के बारे में चर्चा की थी और आज हिंदी भाषा के बारे में हिंदी भाषा के विकास के बारे में पूरी चर्चा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो हिंदी शब्द था उसकी जो व्याख्या की गई थी उसमें मैंने हिंदी शब्द के बारे में जो मुख्यतः प्रश्न बनते हैं, जनरली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी का मैंने जिक्र कर दिया था। लेकिन आज उसी से आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा का विकास पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। कल मैंने पिछले वीडियो में जो भी कहा था कि व्याकरण कविता के माध्यम से, तो मैंने आज सबसे पहले आपकी कविता लिख दी है। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि कविता आपके समझ में आ जाए, लेकिन हम इसके बाद व्याख्या भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो कहाँ से चला। तो चलिए पहले तो बात चलती है हिंदी की। हिंदी की बात तो ये है कि हिंदी शब्द जान गए कि हिंदी शब्द का जो आरंभिक प्रयोग होता था वो यहाँ के निवासियों के लिए होता था। लेकिन कुछ समय के बाद लगभग 1200-1300 ईस्वी, 1200 के लगभग कह सकते हैं हम, हिंदी शब्द का जो प्रयोग है वो भाषा के लिए मिलता है। उससे पहले हिंदी शब्द आपका केवल यहाँ के निवासियों के लिए बोला जाता था और उसी के लिए प्रयोग भी होता था। फिर ये धीरे धीरे ये शब्द भाषा के लिए प्रचलन में आ गया। तो एक शब्द तो आपका है हिंदी, दूसरा शब्द इसमें अब जुड़ गया है भाषा। तो प्रश्न ये उठता है, भाषा के बारे में चर्चा कर लें कि आखिर भाषा क्या है। तो भाषा ही देख लीजिए और उसके बाद उसका विकास कैसे हुआ ये भी देखेंगे। लेकिन जो हमने ये कविता लिखी थी, ये कविता पंक्तियों के रूप में जो हिंदी भाषा का विकास लिखा है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। पहले इसको देख लीजिए कैसे याद करना है, ये पहले देख लो। तो देखो कि पहले पहल अलौकिक आई जाकड़ में है लौकिक भाषा। पहले पहल अलौकिक आई जाकड़ में है लौकिक भाषा। लौकिक से फिर पाली गौतम, पाली से आई प्राकृत भाषा। लौकिक से फिर पाली गौतम, पाल से आई प्राकृत भाषा। प्राकृत से अपभ्रंश है जन्मी नाथ सिद्धचारण की भाषा। अपभ्रंश बाद अवहत्ता उपजी, ऐसे बन गई हिंदी भाषा, ऐसे बन गई हिंदी भाषा। तो ये तो अभी सिर्फ हमने पंक्तियों के रूप में उसके सार रूप में कह दिया। अब ये कैसे बनी इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी शब्द पे चर्चा हम कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम पहले भाषा पे चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे कैसे बन गई हिंदी भाषा और ये जन्म कहाँ से लिया है इसने, इस सभी का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखें और क्रमबद्ध तरीके से हमारे साथ चलें, तो मैं ये मानता हूँ कि सारी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। अगर आपने सोचा कि आगे पीछे देख लें तब भी कुछ रह जाएगा आपका, और एक दो वीडियो देख लें तब भी कुछ रह जाएगा, इसलिए व्यवस्थित तरीके के साथ साथ हमारे चलिए, तो मैं ये मानता हूँ सब चीज़ ठीक होगी। और हम जैसा चाह रहे हैं, जैसा मेरा प्रयास है, वो कहाँ तक सफल होगा वो तो वक्त के गर्भ में पड़ा है अभी। लेकिन मेरा आत्मविश्वास ये कहता है कि अगर हम अपने नियमित तरीके से आपके सामने समय देते रहे और आप भी हमें समय अपना देते रहे, तो जो करने जा रहे हैं या जो मेरा प्रयास है उसमें मैं सफल हो जाऊंगा। चलिए बात आती है अब भाषा के। हिंदी शब्द के बारे में बता चुके हैं, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास आके इस हिंदी शब्द का प्रयोग
भाषा के लिए प्रयोग हुआ। उससे पहले इसका प्रयोग यहाँ के निवासियों के लिए होता था। जैसे कि उर्दू के बहुत बड़े शायर मोहम्मद इकबाल हुए, आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा। उन्होंने लिखा है कि हिंदी है हम वतन और हिंदुस्तान हमारा। तो उस पंक्ति में, अगर उस पंक्ति में देखा जाए तो हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए न होकर यहाँ के निवासियों के लिए हुआ है। तो वहीं से चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बात कर लिए भाषा की बात करते हैं। अब ये भाषा जो है, भाषा एक ऐसी चीज है, अगर ये मान लीजिए दुनिया में ये भाषा न होती तो हम न तो आपको पढ़ा पाते आज, न दुनिया हमसे परिचित होती, न हम दुनिया से परिचित होते। ये भाषा का ही गुण है। भाषा एक वो ऐसी चीज है या संसार की ऐसा कह सकते हैं एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं। तो परिभाषाएं भाषा की विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई हैं, और यहाँ पे हम एक मूल भाव में आपको बता रहा हूँ और वही समझ लो। जैसे भाषा की परिभाषा काफी लोगों ने दी है, विद्वान हैं, और विद्वानों की उसमें सादा भाषा में देख लें आप लोग। जैसे मनुष्य अपने विचारों को प्रदान करने के लिए तथा दूसरे के विचारों को गैर करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, या कह सकते हैं कि जिस साधन का प्रयोग करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा जो आप समझ लीजिए, एक तो देखो बात आती है भाषा की, एक होती है उपभाषा, ठीक है, और एक होती है बोली। संक्षेप में इनका संक्षेप में समझ लीजिए सब लोग। जैसे भाषा क्या हो गई, भाषा का जो रूप होता है वो ये होता है। उपभाषा का जो रूप होता है वो ये होता है। बोली का जो रूप होता है वो ये होता है। अब यहां से ही समझ लीजिए, ये तो बोली होती है, ये भाषा होती है, और ये क्या बन जाती है आपकी भाषा बन जाती है। तो देख लीजिए, एक सीमित क्षेत्र में जब कोई भाषा एक सीमित क्षेत्र में रहती है, उसका प्रचलन एक सीमित क्षेत्र में रहता है, तो उसे बोली कहा जाता है। उसका थोड़ा क्षेत्र बढ़ जाता है तो भाषा कहने लगते हैं। लेकिन जब कोई बोली एक सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तृत भूभाग पे फैल जाती है तो उसे हम भाषा कहने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, आपने देखा होगा ब्रज भाषा, अक्सर लिखा होता है ब्रज भाषा। दोस्तों, ब्रज भाषा के पीछे, ब्रज शब्द के पीछे क्या लगा है, भाषा लगा है। तो आप विचार करिए, वैसे ब्रज क्या बोली जाती है, बोली है, ये मथुरा की बोली है, लेकिन इसके पीछे शब्द क्या लग गया, भाषा। उसका कारण यही रहा है कि जब तक ये मथुरा, आगरा या पांच जो जनपद हैं उनमें जो बोली जाए सीमित क्षेत्र था इसका, लेकिन पूरा भक्तकाल, पूरा रीतकाल, यहाँ तक लगभग 700-800 वर्षों तक ये काव्य की भाषा रही और प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया, पूरा भक्तकाल, पूरा रीतकाल। तो भारत के कोने कोने के कवि इस बोली से इतने आकर्षित हुए कि उसी में काव्य रचना करने लगे। जब उसमें काव्य रचना करने लगे तो मथुरा से निकल के पूरे भारत में जब फैल गई तो उसके आगे शब्द क्या लग गया, भाषा। पहले ये मथुरा की थी तब उसे बोली कहते थे, सीमित क्षेत्र था इसका। जब यहाँ से निकल के धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ गया, पूरे भारत में जब फैल गई अर्थात यहाँ से निकल के इसका क्षेत्र क्या हुआ, बढ़ गया। जब क्षेत्र बढ़ गया तो उसके पीछे शब्द लग गया, भाषा लग गया। ठीक, तो ऐसे अंतर समझ लीजिए। बात हम चल रही है किसकी, भाषा की चल रही है। तो भाषा देख लीजिए कि भाषा में, हिंदी भाषा का जो विकास हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले जो भाषा थी, विश्व की सबसे प्राचीन जो भाषा है वो आपकी संस्कृत को माना जाता है। और संस्कृत के भी आपके दो रूप होते हैं। ये इसलिए इसको क्लियर करेंगे कि जब हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जनरली प्रश्न जब पूछा जाता है तो बहुत सहजता के साथ उत्तर मिल जाता है सामने से कि संस्कृत भाषा से हुई।
लेकिन इसमें अंतर है। हिंदी भाषा की आदिजननी और हिंदी भाषा की जननी, इन दोनों में अंतर है। तो आप सब थोड़ा ध्यान हमारे साथ बने रहिए, ध्यान रखिए। देखिए, जो सबसे पहले जो भाषा थी विश्व की सबसे अलौकिक संस्कृत, विश्व की सबसे पुरानी भाषा क्या कही जाती है? संस्कृत को माना जाता है। अब जो संस्कृत वो थी, संस्कृत भाषा को हम क्या कहते हैं? देववाणी कहते हैं। अब जब वो देववाणी है, देवताओं की वाणी है, अर्थात अलौकिक, इस लोक से उसका संबंध नहीं, देवलोक से संबंध है, देवताओं की भाषा है ये बात तो सभी लोग समझते हैं। तो सब इसी अलौकिक संस्कृत में, अर्थात कह सकते हैं देवताओं की वाणी में क्या लिखे गए हैं? विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं वेद। तो इसी में वेदों की रचना हुई, तो इसका एक नाम ये भी है, इसको वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। वैदिक संस्कृत, अलौकिक संस्कृत को क्या बोला जाता है? वैदिक संस्कृत बोलते हैं। इसकी समय सीमा है, वो चर्चा करेंगे हम। उसके बाद क्योंकि ये देवताओं की वाणी थी, तो इसमें व्याकरण का कोई नियम कानून नहीं था। लेकिन हिंदी भाषा का जब अपना व्याकरण मिल गया, तो इस अलौकिक संस्कृत को व्याकरणबद्ध कर दिया गया। तब यही अलौकिक संस्कृत क्या बन गई? लौकिक। लौकिक संस्कृत क्या बन गई? लौकिक संस्कृत। तो पहले क्या थी आपकी? अलौकिक संस्कृत। फिर जब उस संस्कृत को क्या कर दिया, उस संस्कृत भाषा को व्याकरणबद्ध कर दिया गया, तो क्या बन गई आपकी? लौकिक संस्कृत बन गई। लौकिक के बाद हमने थोड़ी चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि भाषा परिवर्तनशील होती है। आप कुछ सोच के देखिए कि जो संस्कृत भाषा है, आज अगर आपसे एक प्रश्न कर दिया जाए कि संस्कृत को पढ़िए, तो ज्यादातर आप सबकी जो है ये मतलब ये जवाब होते वक्त कठिन होती है। सब लोग ये कहने लगते हैं बहुत कठिन भाषा है संस्कृत। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये संस्कृत भाषा भारत में बोली जाती थी। जैसे आज हम हिंदी बोलते और समझते हैं, इसी प्रकार संस्कृत भाषा भारत में बोली और समझी जाती थी। जन सामान्य इसका प्रयोग करता था बोलने चालने में। लेकिन वो बोलने मैंने बताया है क्या होता है? परिवर्तनशीलता वाला। उसकी वजह से क्या होगा? भाषा क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो जब ये भाषा धीरे परिवर्तित हुई, तो उसके रूप चेंज हुए, उसके रूप चेंज हुए, तो उसके बाद जो भाषा निकल के आई, बाद में हिंदी भाषा आ जाती है। वो इससे थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वो तो एक रूप कविता का बना दिया है। लेकिन अब देख लीजिए, अलौकिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बन गई। इसका मतलब ये था अलौकिक व्याकरणबद्ध नहीं थी, ये व्याकरणबद्ध हो गई। इसके बाद जब भाषा में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद जो रूप निकल के आया, वो आपका जिसको कहा गया क्या? देख लीजिए, यही समझ लीजिए, पाली भाषा। क्या कहा गया? पाल भाषा। क्या निकल के आ गई? सबसे पहले कौन सी थी? अलौकिक संस्कृत। फिर यहां से क्या आ गई निकल के? व्याकरणबद्ध हो गई, तो उसको कहने लगे लौकिक संस्कृत। जब इसमें परिवर्तन हुआ, जब परिवर्तन हुआ, तो ये भाषा कौन सी बन गई? फिर पाली भाषा बन गई। जब ये पाली भाषा बन गई, फिर परिवर्तन हुआ इसमें। जब परिवर्तन फिर हुआ, तो फिर भाषा का नाम दिया गया प्राकृत। फिर क्या हो गई आपकी? प्राकृत भाषा। कौन सी बन गई? प्राकृत भाषा हो गई। तो लौकिक संस्कृत से पाली हो गई, पाली से क्या बन गई? प्राकृत बन गई। अब देख लीजिए, प्राकृत में जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो भाषा का रूप निकल के आया, उसको नाम दिया गया अपभ्रंश। अपभ्रंश। प्राकृत से क्या बन गई? अपभ्रंश बन गई। अपभ्रंश के बाद ये रूप निकला, उसको कुछ लोग अभट्ट भी कहते हैं। इस अपभ्रंश के कई नाम हैं, अलग नामों से। जब और अगले वीडियो जब कभी बनाऊंगा मैं, तब उसका विशेष चर्चा करेंगे कैसे नाम है। अभी केवल हम एक सामान्य परिचय देते चल रहे हैं। तो अपभ्रंश के बाद जो रूप निकल के आता है, वो अभट्ट नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अभट्ट नाम से। तो अभट्ट हो गए। उसके बाद जो रूप निकला,
परिवर्तित होकर जो भाषा बनी आपकी, उसका नाम है हिंदी भाषा। अब देख लीजिए, अब भ्रंश के बाद क्या अभट्ट, या अभट्ट के बाद क्या है, हिंदी भाषा आ गई। अब ये चीजें देख लीजिए, यहां से विकास में बताया था, ये संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे चली है। इसका जन्म जो हुआ है वो कहां से निकली है, संस्कृत से, अलौकिक संस्कृत। अब बात आती है प्रश्न, यहाँ पे दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, और उनके उत्तर देखिए। अक्सर इसमें गलती करता है कैंडिडेट, पढ़ता तो है और है भी, ऐसा भी नहीं, गलत भी नहीं है, लेकिन हुआ क्या है, बात ये हो गई कि जैसे प्रश्न ये आ जाता है, भाषा बन के आती है कि हिंदी भाषा की आर्यजन्य क्या है। तो हिंदी भाषा की जब आर्यजन्य की बात आती है तो वो है आपकी संस्कृत। तो क्या है, संस्कृत भाषा। आर्यजन्य है वो क्या है, संस्कृत भाषा। तो इसका उत्तर तो ये होगा कि हिंदी भाषा की जो आर्य भाषा है वो क्या है, संस्कृत भाषा है। लेकिन जब प्रश्न ये आ जाता है हिंदी की जननी क्या है, हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को कहा जाता है, तो हिंदी भाषा की जो जननी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा मानी जाती है। तो इसका नाम अभट्ट कहते हैं, कुछ लोग इसको अभट्ट कह देते हैं। तो ऐसे क्रम चला है। तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो क्या है, तो दो प्रश्न अच्छे से तैयार रखना कि हिंदी भाषा की जो आज जननी पूछी जाए तब तो आपको उत्तर देना है संस्कृत भाषा, या वो विकल्प में मान के चलिए अलौकिक संस्कृत दिया तो इसको बोलेंगे हम। लेकिन जब प्रश्न ये करे, एक्सपर्ट मानी कि ये पूछता है कि हिंदी भाषा की जननी क्या है, तो बहुत जल्दी में हम जो है संस्कृत भाषा लगा देते हैं। लेकिन वहां क्या गलती हो जाती है, और ये वैसे उसका उत्तर क्या माना जाएगा, हिंदी भाषा की जननी की जब बात आएगी तो प्रश्न आपका आएगा अपभ्रंश, और हिंदी भाषा की आप जननी की जब बात आएगी तो प्रश्न क्या आ जाएगा, अलौकिक संस्कृत। अब इसकी समय सीमा की बात आती है। समय सीमा के संक्षेप में सुन लीजिए, इसके संक्षेप में एक परिचय दे रहा हूं बस, और यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो अलौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों का जो मिश्रित रूप है वो क्या माना जाता है, संस्कृत बोलते हैं। ये संस्कृत भाषा का काल बोला जाता है। तो इसका जो समय रहा है वो 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का काल रहा। फिर भाषा परिवर्तित हुई, फिर वो अभ्रंश, एक इसके बाद देखिए पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अभट्ट और हिंदी भाषा निकल के आई है। तो इनका जो समय रहा, पाली, प्राकृत और अभ्रंश, इन तीनों का जो समय रहा वो 1500 वर्षों का रहा है। तो हम कह सकते हैं 500 का ये है और 500 वर्षों का ये है और 500 का ये है, क्योंकि 500 ईसा पूर्व तक तो आपकी लौकिक संस्कृत हो गई। अब इसके बाद जब आएगा तो सीधी सी बात यह है कि 500 ईसा पूर्व से क्या करेंगे, 1 ईस्वी तक क्या रही आपकी पाली भाषा। अच्छा, अब 1 ईस्वी तक आ गए। अब 1 ईस्वी से, अब 1 ईस्वी से कब तक, 500 ईस्वी। बात यह है कि ईस्वी से पहले का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी से पहले पूर्व। ठीक, तो 500 वर्षों का ये हो गया, 500 वर्षों का ये हो गया। अब 500 वर्षों का ये भी है। तो देख लीजिए 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, तो 1 से 500 तक हो गया। 500 से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ये क्या है, अभ्रंश। अब इसके बाद जो निकल के आई वो क्या है आपकी हिंदी भाषा। तो एक प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मोटे तौर पे क्या है, वो 1000 ईस्वी से आपका माना जाता है। हालांकि विद्वानों जो इतिहासकार हैं उन्हें अपने अपने हिसाब से माना है, लेकिन आचार्य शुक्ल एक बहुत बड़े आलोचक हैं और उनका हिंदी साहित्य का इतिहास मील का पत्थर है ग्रंथों में। तो उनके अनुसार अगर देखा जाए तो 1000 ईस्वी से लगभग मोटे तौर पे हिंदी भाषा का आरंभ
माना जाता है, अधिकतर विद्वान यही मानते हैं। तो अब बात आती है, इतनी बात, अब बात ये समझ लीजिए कि हिंदी भाषा का विकास समझ में आ गया। अब समझ में आते ये भी आ जाएगा। देख लीजिए कि हमने इसको रूप दे दिया, किसका? कविता का रूप दे दिया। अब ये कविता का रूप चाहे तो ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे कर लो। प्रश्न कैसे आते हैं वो देख लीजिए। ये तो हम चाहते तो आपको केवल इतना बता के और यहीं से प्रश्न कर देते, तो ये इतना कर लो, चाहे ये कर लो आप, और चाहे अब देखो प्रश्न कैसे बने वो देख लो। एक प्रश्न तो ये आता है कि हिंदी भाषा की जननी क्या है? हिंदी भाषा की जननी। अब देखिए हिंदी भाषा की जननी क्या हो गई आपकी? अपभ्रंश हो गई। क्या हो गई? अपभ्रंश। प्रश्न आ जाए कि हिंदी भाषा की आर्यजन्य क्या है, तो हिंदी भाषा की जब आर्यजन्य की बात करोगे तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। और संस्कृत में भी बात करें तो कौन सी? अगर विकल्प में मान के संस्कृत में रख के अलौकिक कर दे, अलौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत रख दे, तो आपको फिर अलौकिक संस्कृत लगाना। और अगर ये विभाजित नहीं आते हैं, केवल संस्कृत आता है, तो आप संस्कृत लगा दीजिए। कब? जब आर्यजन्य पूछी जाए या मूल जन्य पूछी जाए। मूल जननी क्या है, लेकिन जब प्रश्न ये आए कि हिंदी भाषा की जननी क्या है, तो वो आपको अपभ्रंश ही लगाना है। वहां संस्कृत कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी गलती कर देते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो मैं ये मानता हूं कि अब यहाँ प्रश्न देख लो और देख लो। दो प्रश्न तो ये आपके विवादित नहीं कह सकते कि मतलब कंफ्यूजन करते हैं कि संस्कृत भाषा है हिंदी की जननी या अपभ्रंश है। तो हमेशा याद रखिए जो जननी है वो क्या है आपकी? अपभ्रंश। और जो आर्य जननी है वो क्या है? अलौकिक संस्कृत। अब देखो प्रश्न और भी बन जाएंगे उसमें कि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या है, तो क्या है? पाली। क्या प्रश्न ये भी आ सकता है हिंदी भाषा से ठीक पहले कौन सी भाषा थी, तो अपभ्रंश, अभट्ट। अपभ्रंश दिया है तो अपभ्रंश, अभट्ट है तो अभट्ट। ठीक। तो अब अगला प्रश्न देखिए कि पाली भाषा से पहले कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत। प्राकृत से पहले पूछ ले तो पाली, अपभ्रंश से पहले पूछ ले तो प्राकृत। तो ये सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब बात और भी आती, अब यहाँ पे आ जाइए जो कविता बनी है आपके, तो ऐसे याद कर लीजिए। पहले पहले अलौकिक आई, व्याकरण में है लौकिक भाषा, लौकिक से फिर पाली, गौतम पाली से आई, प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश जननी, और नाथ सिद्ध चारण की भाषा अपभ्रंश बाद भट्टा उपजी, ऐसे बन गई हिंदी भाषा। चाहे तो आप कविता के अगर प्रेमी हैं तो कविता के रूप में तैयार कर लो, अगर आप जो है कविता के रूप में तैयार नहीं कर सकते तो आप ऐसे तैयार कर लो। कुल मिला के मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है, और आप सब लोग मेरे साथ बने रहें। अभी तो सिर्फ आगाज है, और एक एक वीडियो आप देखें, जरूर देखें, और उसके बाद अपनी जो राय है वो भी हमें कमेंट के द्वारा बताएं, ताकि हम अपने अंदर जो भी कमियां हैं कमियां जरूर बताएं। ऐसा नहीं आप कमियां नहीं बताओगे, ये चीज तो चलती ही रहेगी, जो कमियां हैं वो भी बताएं। और कुछ प्रश्नों की बात जब ये आती है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, बीच में बोल देते हैं, कमेंट कर दिया कि सर इसका उत्तर। अभी टॉपिक शुरुआत कर रहा हूँ, जब ये टॉपिक धीरे धीरे क्लियर, धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है बहुत जल्दबाजी में कि आज ही सब कुछ हो जाए, आज मत सोचिए। मतलब धीरे धीरे जब आप कोशिश करोगे तो ये मान लीजिए कि आपको सफलता मिलेगी। और आपने तेज भागने की कोशिश की तो खरा की तरह, तो खरगोश की तरह क्या हो जाएगा, खरा बोलने खरगोश कह दो तो उसकी तरह आप कछुए से हार जाओगे। तो इसलिए अगर जीतना है तो कछुए बनिए, और धीरे धीरे जब हम इस क्रम को चलेंगे, आज हिंदी भाषा का विकास हो गया आपका, और हिंदी भाषा में जो कुछ था वो मैंने बता दिया। आगे जब भी आपका वीडियो बनेगा तो अगला जो वीडियो होगा वो आपका हिंदी भाषा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, हिंदी भाषा बनी कैसे है, ये तो विकास कर दिया है, उसमें पढ़ना आपको क्या क्या है। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा में आप उपभाषाएं पढ़ेंगे, उपभाषाओं में फिर बोलियां पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हमारा आपका ये साथ चलता रहेगा। और मैं अब ज़्यादा न कुछ कहते हुए केवल इतना निवेदन करूँगा कि आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर प्रेस करें, ताकि हमारे जो संख्या है कि आप लोग बढ़ रहे हैं ये हमें पता लगता रहे। और फिर धीरे धीरे लाइव क्लास, जब मैं लाइव क्लास लूँगा
तब मैं बहुत डिटेल चर्चा की। यहाँ केवल हम बूंदे डाल रहा हूँ आपको। ये सब टॉपिक जो है जिनके अगर खोल के जब चलेंगे तो उनमें बहुत कुछ है। इस केवल पाली में बहुत कुछ है, प्राकृत में बहुत कुछ है, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन अभी केवल बूंदे इसलिए डाल रहा हूँ कि आप भी हमें यहाँ से अनुमान ये लगाएं कि आगे क्या होगा इसमें। अभी तो केवल एक पृष्ठभूमि सजा के चल रहे हैं और बूंदे डालते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सागर है हिंदी भाषा, और इतना बड़ा सागर है कि इसमें अगर डूब गए तो फिर मेरी तरह डूबे रहोगे और निकल नहीं पाओगे। लेकिन मैं डुबा दूंगा, वो ऐसे नहीं डुबा दूंगा, आप अपने काम तक डूबना। मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा कि कितना डिटेल है, आने वाले समय में सब कुछ चलेगा। अभी सिर्फ अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो हिंदी भाषा में क्या क्या है, हिंदी भाषा कैसे बनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आपसे जो निवेदन कर चुका हूँ उसका ध्यान रखें, ताकि मैं इतना हो जाऊं कि लाइव आ सकूं। अभी मैं लाइव भी नहीं आ सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, नया हूँ यूट्यूब पे, तो कोई बात नहीं, आज इतना ही रखते हैं। और मेरा ये मुझे भरोसा है कि ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पंक्तियां, अगर लोग कहते हैं पंक्तियां ने कमेंट करके बताया कि फ़ोन करके लोग पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, बोले कि सर आपने कोई कविता नहीं कही। तो कविता हमने की, अब क्या सुनाई जाए। तो कविता हमने नहीं की, हमने की चलो हमारे पास समय थोड़ा कम होता है इसलिए हम कविता कम सुनाते हैं, टॉपिक पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने कहा तो मैंने कि चलो ऐसे ही मेरी आदत है कविता भी सुनाने की, चलो कविता भी सुना देते हैं। पहले कविता तो आप ये कविता पढ़ो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये भी आपको कविता के रोल में है। तो कमेंट कल था, उस कमेंट से ही अब कमेंट भी आप लोग करते हैं तो ऐसा कमेंट करिए। ऐसा नहीं मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, मैं कमेंट सब देखता हूँ, कमेंट आपके देखता हूँ। और कुछ कमेंट मुझे ऐसे लगे जैसे कि अभी वो मुझे लग रहा है कि अरे सर क्या पढ़ाएंगे, तो मानसिकता आ गई हो, हम नाम नहीं बताएंगे। इसने किया है या सोच के जो किया है वो अपने आप को थोड़ा सुधार कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। जो आप हमें कमेंट करते हो वो कमेंट वाकई, कुछ कमेंट तो ऐसे होते हैं जो उनके घर का परिचय नहीं दे देते हैं, क्या कि उनके घर वाले भी ऐसे ही होंगे या परिवार वाले ऐसे हैं। आपकी भाषा और आपका व्यवहार ये बता देता है कि आपका पीछे जो परिवार है वो क्या है। इसलिए कमेंट भी इतना शालीनता से दीजिए। हाँ, कोई बात पूछनी है वो बात अलग है, पूछिए, वो आपका अधिकार है पूछने का, मेरा काम है आपको बताना आपका। ये कमेंट ऐसे मत आपस में जो करते हैं, हमें समझता हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं यहाँ बोल नहीं सकता। लेकिन वो लोग ऐसा न सोचें कि मैं देखता नहीं, मैं देखता हूँ। और अगर ये ऑनलाइन क्लास होती तो मैं बहुत कुछ बोलता उस चीज़ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आज इतना ही रखेंगे और आज इन 4 पंक्तियों के साथ में अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ कि आप लोगों से मैंने पंक्ति बना ली कि किसी की नफरत, किसी का प्यार, किसी के सिकवे, किसी के गिले रह जाएंगे। किसी की नफरत, किसी का प्यार, किसी के सिकवे, किसी के गिले रह जाएंगे। तुम चाहो तो मुझे अपना लो, वरना जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।